बहन जी, आप विधानसभा हल्के के अंदर गांव-गांव में जा रहे हैं। किस प्रकार का माहौल है आप देख रहे हैं? माहौल अच्छा है और सरकार के खिलाफ लोगों में बहुत रोष है। और एक और बात है जो लोगों में कन्फ्यूजन है कि उपचुनाव क्यों हो रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि उपचुनाव होने का क्या औचित्य है। आज के दिन किस मुद्दे को लेकर यहाँ पर उपचुनाव हुआ, क्योंकि कोई स्थिति ऐसी है कि उम्मीदवार चुना जाता है, अपना नुमाइंदा चुना जाता है और कोई कारण होते हैं उपचुनाव के। तकरीबन अब तक यही हुआ कि या तो कोई यहाँ, जैसे मैं उपचुनाव में आई थी सबसे पहले, मेरे पिताजी नहीं रहे, या फिर किसी ने 2 जगह से चुनाव लड़ा हो और एक खाली करें, तो तकरीबन यही होता है और कोई ख़ास बात नहीं। लेकिन ये बहुत ही रेयर केस होता है कि इस्तीफ़ा देने के बाद वापस वही उम्मीदवार उसी उपचुनाव में आ जाएं। तो ये बहुत अजीबोगरीब स्थिति है जो लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं। विधानसभा में पूरे में आप घूम रहे हैं, मुद्दा जो है वो किसानी मुद्दा है, कुछ और मुद्दा है? मुद्दे कई हैं। जी। आज के दिन एक बहुत बड़ा ज्वलंत मुद्दा किसानी मुद्दा भी है, जो कि तीनों कृषि कानूनों के कारण पैदा हुआ है। और ये मुद्दा इस सरकार ने बनाया, ना किसी ने मांगा, ना किसी ने कोई मेमोरेंडम दिया, ना किसी ने सरकार से अपील की, और यकायक ये 3 कानून बना दिए। और उसमें देखा भी ये जा रहा है कि इसमें सीधा सीधा फ़ायदा और मोनोपोली किसकी होगी। वो बड़े कुछ नाटे लोग हैं, मोनोपोली उनकी हो जाती है और वो डिक्टेट करेंगे हमारे देश की कृषि को। दूसरी बात एक और भी है कि जो खरीद करती है सरकार गरीबों के लिए, पीडीएस के लिए, वो भी प्रभावित होगी। एमएसपी का मुद्दा क्यों आया? आज इतना ज़्यादा तूल क्यों पकड़ रहा है एमएसपी का मुद्दा? वो इसलिए पकड़ रहा है क्योंकि आपने 3 कानून बनाए हैं, इसलिए एमएसपी के कानून की डिमांड है। जब तक ये कानून नहीं बने थे तब तक एमएसपी चल रहा था। तब इस तरह की एमएसपी के कानून बनाने की मांग ने ऐसा तूल नहीं पकड़ा था। तो ये सारी जो स्थिति पैदा हुई है, ये सरकार की बदौलत है। और उन्होंने बिना किसी से बातचीत किए, इवन जब पार्लियामेंट में लाए तो किसी कमेटी को नहीं भेजा, जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बातचीत की जाती है, तो वो कभी उस तरह की जो प्रक्रिया एक होती है उससे ये पास नहीं हुए बिल। बाद में आपने देखा किसानों से कभी बातचीत बुला रहे हैं, कर रहे हैं, पता नहीं कई बार 10-12 बार बुलाया उनको, पर कोई हल नहीं निकला। और अब किसानों के साथ आप मुझे बता दीजिए, दिल्ली के बॉर्डर का भी इशू होता है, रोका किसने? सरकार ने। कंक्रीट बिछाई, सारा वहाँ डिस्ट्रॉय किया, सड़क खराब की, कीलें बिछाई, तो सरकार ने किया। जबकि आज तक किसानों ने हिंसा नहीं की है अपने आंदोलन की। वो बैठे हुए किसान को, हाँ, ये ज़रूर उन्होंने चेतावनी दी, एक लोकतंत्र में है कि आप आओगे आपको काले झंडे दिखाएंगे। हमने सब ने अपने राजनीतिक जीवन में इस तरह की स्थिति का सामना किया है। जो राजनीतिक पार्टी होती हैं वो हर तरह की स्थिति का सामना करना चाहिए उनको। लेकिन ये जिस लेवल का विरोध हो रहा है, जिस लेवल का विरोध अब हो रहा है, जिस लेवल का विरोध अब हो रहा है, मारपीट हो रही है, कहीं कपड़े फाड़े जा रहे हैं, कहीं पे देखो, हिंसा किसी भी प्रकार की ठीक नहीं होती। जो भी है, हम गांधी का देश है, महात्मा गांधी का। और आप एक चीज़ आप भी मानेंगे, बाय एंड लार्ज अभी तक जो 10 महीने से किसान है उसका भी तो सब्र है। आप उसके सब्र को भी तो देखिए कि उसकी आवाज़, वो कहीं जाते हैं काले झंडे दिखाते हैं, उन पर लाठियाँ बरसाई जाती हैं। करनाल में मैंने खुद देखा, वो नाके उस पर टोल पर बैठे थे, वहाँ पर आकर पुलिस ने उनके ऊपर लाठियाँ बरसाई थी, घायल किया था। तो ये इस तरह की बातें जो हैं ये सरकार की ओर से। हाँ, कपड़े फाड़े जाते हैं और होता है। मुझे आप बताइए कि प्रोवोक कौन कर रहा है, भड़का कौन रहा है? सरकार। आज तक आपने देखा कि मुख्यमंत्री इस तरह की भाषा का प्रयोग करें, लाठियाँ उठाने की बात करें? तो ये आप केवल किसानों को या उनको दोषी ठहराएं, ये तो मुनासिब नहीं है। करण सिंह जी अभी तक नाराज चल रहे हैं, क्या नाराज़ नहीं, मैं फिर कहती हूँ, निराशा हो सकती है
निराशा हो सकती है, क्योंकि उम्मीदवार का क्या मतलब है, उम्मीद जो रखता है, उनकी उम्मीद थी, उन्होंने बहुत बार चुनाव लड़ा भी और उम्मीद थी उनकी। और लेकिन पार्टी में फैसले होते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपने साथियों को छोड़ देंगे, हम भी उनको नहीं छोड़ेंगे। बहुत से मौके आते हैं, सबका मान रखा जाता है, क्योंकि पार्टी में सब ने अपना योगदान दिया होता है, तो हम उनका आज भी आदर करते हैं और आगे आने वाले समय में भी हर चीज़ की भरपाई किसी न किसी तरह से होती है। लेकिन जिस प्रकार से कल आप उनको मनाने के लिए गए हैं, तो आपकी बात को उन्होंने दरकिनार किया है या इग्नोर किया है? नहीं किया, बिल्कुल इग्नोर नहीं किया, बिल्कुल इग्नोर नहीं किया। पूरा उन्होंने, उनके परिवार ने पूरा हमारे से बहुत ही अच्छी तरह से रिस्पेक्टफुली बात की है, बातें हुई हैं। उन्होंने प्रॉमिस किया है कि वो आगे आएंगे हमारे साथ चुनावी कैंपेन में। मेन उनका जो मुद्दा क्या है, मतलब क्या किस तरह की डिमांड मुद्दा चल रही यही है ना, की डिमांड निराशा चल रही है, कुछ और? निराशा है। निराशा का ये मतलब नहीं है कि भाई उनकी निराशा को हम दूर ना करें, करेंगे। कब तक आने की संभावना है? आएंगे, जब मेरे को लगता है अब मैं भी 1-2 दिन दशहरा है। यदि विधानसभा का ये उपचुनाव है पर राष्ट्रीय मुद्दों की बात की जा रही है, और इलाहाबाद के लोकल स्तर के किसी मुद्दे की बात नहीं, और उसमें कांग्रेस भी नहीं थी, उसमें क्या करें? नहीं, देखो, इसमें हर तरह की बात होती है। जो स्थिति पैदा हुई है आज के दिन, राष्ट्रीय मुद्दा इसलिए आ जाता है, जो किसानों का मुद्दा है, 3 कानून आए हैं, ये राष्ट्रीय बात है, पूरे देश को प्रभावित करती है, हमारे कृषि क्षेत्र को प्रभावित करती है, और उसी को बहाना बनाकर इस्तीफा दिया गया यहाँ के नुमाइंदे द्वारा। इसलिए राष्ट्रीय मुद्दा अहमियत रखता है। लोकल बातों की जहाँ तक आपकी बात है, लोकल बातों की पूरी अहमियत है, परंतु ये उपचुनाव है और लोकल मुद्दे को उठाना चाहिए था यहाँ के नुमाइंदे द्वारा, विधानसभा में उठाना चाहिए था, सरकार के सामने उठाना चाहिए था। लोकल मुद्दों को कभी उठाया नहीं गया है, पहले भी प्रयास नहीं किया गया। आप मुझे बताइए, हमारा नुमाइंदा एक बार चुनाव यहाँ से जीता, लेकिन मुख्यमंत्री पद इस ज़िले में रहा, उन्होंने क्यों नहीं इन जो मसलों को हल किया। और उसके बाद 7 साल से बीजेपी की सरकार थी, पवन जी ने बताया, इन्होंने इतनी बार उनके पास ये लेकर गए इन मुद्दों को, उन्होंने प्रॉमिस किया, सरेआम कहा 100 करोड़ देंगे, फिर 18 करोड़ देंगे, और ये आगे पीछे ये भागते रहे स्थानीय मुद्दों को लेकर, जो सेम वाला मामला है और उसके अलावा भी। लेकिन ये सरकार ने कुछ कार्य तो करना नहीं है, और आप देख रहे हैं जिस तरह की राजनीति वो खेलते हैं, एक नफरत की राजनीति फैलाते हैं, लोगों में एक हिंसक स्थिति पैदा कर देते हैं। तो उसके लिए तो सरकार को जवाब देना पड़ेगा। तो लोकल मुद्दे भी अहमियत रखते हैं और नेशनल मुद्दे भी, क्योंकि सबके जीवन को प्रभावित करते हैं। महंगाई है, आप मुझे बता दीजिए, क्या महंगाई को हम केवल नेशनल मुद्दा समझें? महंगाई से आप भी प्रभावित हैं, जो गरीब से गरीब हमारा मजदूर है वो भी प्रभावित है, मिडिल क्लास प्रभावित है। कोरोना की मार हुई, उसके बाद आप देख लीजिए, जो अच्छे पैंट शर्ट आप जैसे लोग पहने घूम रहे हैं, बच्चों की फीस तक नहीं दे पा रहे थे, तो मिडिल क्लास क्या प्रभावित नहीं? और पेट्रोल डीजल की कीमत रोज़ अगर बढ़ती जाती है, आप प्रभावित होंगे कि नहीं? कौन प्रभावित नहीं होगा? मैडम, आप वोटों की अपील कर रहे हैं, कांग्रेस को वोट क्यों दे दो? वो कह रहे हैं कि हम आपको रेडीमेड सरकार दे रहे हैं, कांग्रेस सरकार बनाने की बात कर रही है, कांग्रेस को वोट क्यों? देखो, हम आज के दिन सरकार की बात नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं अगली सरकार कांग्रेस की होगी, क्योंकि विकल्प कांग्रेस है। और इस सरकार से भारतीय जनता पार्टी सरकार से जनता ऊब चुकी है। और ये बात आपको मैं याद दिलाना चाहूँगी, आप मीडिया के साथी हो, क्योंकि आपको भी बरगलाया गया था पिछले चुनाव में, 75 पार का नारा दिया, बहुत से लोगों ने विश्वास किया उनका कि 75 पार हो जाएंगे, और कई सीटें तो इस भुलक्खे में ही चली गई कि 75 पार एकदम उस पर नोक पे आप समझ लीजिए वो चली गई। कांग्रेस को तो डबल डिजिट में नहीं ला रहे थे, लेकिन हमारे लोगों ने मेहनत की, जनता का मन था, 31 सीटों तक हम आए ना। हमको भी लगता है कि कुछ सीटें हमारी मार्जिन पे गई, वो भी हम ले सकते थे, तो मार्जिन वाली सीटों का तो देखो दावा दोनों पक्ष कर सकते हैं। लेकिन ये सरकार जाती हुई सरकार है, और आज के दिन विपक्ष की आवाज़ मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। आप मीडिया के साथ ही हैं, सब कवर करते हैं, आप भी मानेंगे
कि किसी भी लोकतंत्र में एक मजबूत विपक्ष का होना लोकतंत्र को बचाने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए हम कह रहे हैं कि जहाँ एक तरफ तो एक नुमाइंदा जो अपनी पार्टी के लिए, अपनी हैसियत बचाने के लिए अपनी व्यक्तिगत लड़ाई लड़ रहे हैं, और एक और बड़ी पार्टी है, विकल्प है, कांग्रेस पार्टी विकल्प है। तो हम चाहते हैं कि हमारी पार्टी मजबूत हो ताकि लोगों की आवाज़ उठाने में, आज के दिन आप बताइए, चाहे सदन में आवाज़ उठानी हो, अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात हो, या सड़क पर धरने, जुलूस, जो भी डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं वो कांग्रेस पार्टी करती है लोगों के लिए। जिस तरह इलाहाबाद के अंदर अभी उपचुनाव है, आचार संहिता लग रही है, बीजेपी छोटे बड़े जो काम पेंडिंग में थे वो सारे के सारे अभी करवाए जा रहे हैं, जितने भी उनके वर्करों के पास में जा रहे हैं उनके सबके सब काम हो रहे हैं। उनके सब काम हो रहे हैं। अगर पहले कर लेते तो शायद ये दिन उनको ना देखने पड़ते, और पहले कर लेते काम होते तो शायद पवन जी भी उन्हीं के साथ होते, और ये चेयरमैन अपने, इन्होंने अपना सेम नाला भी बनवा लिया होता शायद, लेकिन इन्होंने काम किए नहीं। अब लास्ट मिनट में अगर ऐसे दौड़ लगाएंगे तो वो रेस नहीं जीत पाएंगे। पब्लिक से जाने वाली 30 तारीख को हाथ के निशान के ऊपर के सामने वाला बटन दबा के मेरे को कामयाब करें, उसकी अपील कर रहे हैं। और बड़ा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, लोग बड़ा साथ दे रहे हैं, जहाँ भी जाते हैं बड़ी गर्मजोशी से स्वागत हो रहा है, और खूब भारी तादाद में लोग आ रहे हैं गाँव में। बीच बीच में देखने में आ रहा है कि कुछ कांग्रेस के लोग हैं जो उग्र तरह से जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है उसके अंदर कुछ कांग्रेस के लोग भी शामिल होते हैं, उनको कुछ अपील करेंगे किस प्रकार से प्रदर्शन किया जाएगा, भाई किस लेवल पर किया जाएगा? जो भी प्रदर्शन हो वो शांतिपूर्वक व अहिंसा पूर्वक प्रदर्शन होना चाहिए। हिंसा कोई किसी चीज़ का माध्यम, कोई रास्ता नहीं है। अहिंसा पूर्वक अपना प्रदर्शन करें, काले झंडे दिखाएं, कुछ भी करें, लेकिन उसमें हिंसा ना हो, यही मैं अपील करना चाहता हूँ। बॉयकॉट का बैनर लगा रखा है। हाँ जी, हाँ जैसे खास करके पंजाबी बेल्ट के गांव में। हाँ, एक दो गांव में है बिल्कुल बॉयकॉट का बैनर है जी, तो वो सभी पार्टियों के लिए, वो कोई ना उसमें खाली जेजेपी और बीजेपी के लिए है। जेजेपी और बीजेपी के लिए, वो तो गांव वाले जाने जी, वो गांव वालों की इच्छा है, उन्होंने किया है, हमने तो किया नहीं है, तो गांव वाले जाने उन्होंने किया। तो जो जेजेपी बीजेपी का अगर बॉयकॉट कर रहे हैं तो जेजेपी बीजेपी वालों से पूछो भी उनके बॉयकॉट क्यों हो रहा है, मैं क्या बता सकता हूँ उसके बारे में। अभय चौटाला भी कह रहे हैं कि बीजेपी और जेजेपी के साथ साथ कांग्रेस का भी बायकॉट करो, क्योंकि काले कानून बनाने के अंदर कांग्रेस का ज़्यादा योगदान है। वो तो उनके कहने से क्या है, लोग तो हमारा बॉयकॉट नहीं कर रहे हैं, हम तो खुद जा रहे हैं। अभय चौटाला तो पता नहीं क्या क्या गया, अभय चौटाला तो सबकी जमानत जब्त करके सोए हुए बैठे, वो तो बैठे लाख लाख वोटों से जीते बैठे हैं, वो तो वक्त बताएगा ना कब क्या होगा। और आप जीत को लेकर कितने आश्वस्त है? बिल्कुल आश्वस्त है, 100%, 100%, 100% आश्वस्त है। खान करके चलो 100% लोगों की भावना को देखते हुए। लोगों की भावना को देखते हुए